हेलो गाइस, मैं मोहित लखेर और आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आरपीएफ, पुलिस, रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए किसी ना किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इसकी पीडीएफ, तो फ्रेंड्स मोहित एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है, उसमें आप जुड़ जाइए। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के साथ। तो गाइस, हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, असम, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है फ्रेंड्स, वो है हमारा हरियाणा। क्या दोस्तों? हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ की बात की जाए कि फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है, तो वो है फ्रेंड्स हरियाणा का। अगर बात की जाए सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो भी केंद्र शासित प्रदेश का, तो वो हो जाएगा पुडुचेरी। क्या दोस्तों? पुडुचेरी, जहाँ 1038 महिलाओं पर दोस्तों 1000 पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों। और बात की जाए सबसे ज़्यादा भारत में, तो केरल में है। केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। और दोस्तों अगर बात की जाए अगर पूरी इंडिया की, तो पूरी इंडिया का जो लिंगानुपात है वो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेट क्राफ्ट, खगोल विज्ञान, वेदांत या संस्कृत व्याकरण। तो फ्रेंड्स, जो पाणिनि हैं इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, तो ये जाने जाते हैं फ्रेंड्स संस्कृत व्याकरण से। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स हाल ही के एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर रंगून। तो तीसरी जो बौद्ध परिषद है इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था हमारा पाटलिपुत्र में। कहाँ पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में। बात की जाए कि बौद्ध की कितनी संगीति हुई थी, तो बौद्ध की 4 संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहली हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी 255 में, और चौथी पहली सदी में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो आका यानी कि दोस्तों बड़े बड़े लोग पहले आएंगे, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पहली कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। दूसरी वैशाली में, और तीसरी दोस्तों यो जिसका क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे महाकश्यप। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं और बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे इन्हीं से घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नया क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बात की जाए दूसरी की, तो सावक मीर। क्या दोस्तों? सावक मीर, जो कि 383 में कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सावक मीर। तीसरी बात की जाए तो मोगलीपुत्र घोषाल। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख,
पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो फ्रेंड्स, सुदर्शन झील की मरम्मत का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की, ठीक है दोस्तों, तो यह किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो यह लिखा था जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। क्या दोस्तों? हरिसेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए दोस्तों पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया? तो रवि कीर्ति ने। किसने दोस्तों? रवि कीर्ति ने। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोषा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक। तो अश्वघोष फ्रेंड्स जो थे कनिष्क के दरबारी थे। किसके दोस्तों? कनिष्क के दरबारी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि कनिष्क के यहाँ पर और ऐसे इंपॉर्टेंट दरबारी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, तो फ्रेंड्स जो कनिष्क के दरबार में एक चरक नाम के दरबारी कवि थे जो कि दोस्तों क्या थे? इलाज वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट नागार्जुन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वसुमित्र और एक दोस्तों राजनीति के बहुत ही अच्छे जानकार थे, उनका नाम था माथर। क्या था दोस्तों? माथर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर बात की जाए दोस्तों चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से सबसे अच्छे जो कवि थे वो कौन से थे? तो दोस्तों उनका नाम था कालिदास। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए हर्षवर्धन के समय तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेड डैश में औरंगज़ेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि औरंगज़ेब ने बीजापुर को कब मिला लिया था अपने साम्राज्य में? आपके ऑप्शंस हैं 1689 में, 1686 में, 1687 में या 1683 में। तो फ्रेंड्स जो औरंगज़ेब ने बीजापुर को अपने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था वो मिला लिया था 1686 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि औरंगज़ेब का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1658 से लेके 1707 तक औरंगज़ेब का शासनकाल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा आने वाले में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो फ्रेंड्स 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वह बना था दोस्तों सिराजुद्दौला। क्या? सिराजुद्दौला। क्योंकि 1756 के बाद जब 1757 आया तो फ्रेंड्स यहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका दोस्तों? प्लासी का 1757 में। तब दोस्तों बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिराजुद्दौला का जो मुकाबला हुआ था वो अंग्रेज़ों से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को कब मौत की सज़ा सुनाई गई? यानी कि किस कांड के बाद उनको मौत की सज़ा सुनाई गई? आपके ऑप्शंस हैं सैंडर्स की हत्या, चौरा चौरी थाने में आग लगाने के बाद, या काकोरी ट्रेन डकैती में, या अलीपुर षड्यंत्र मामले में। तो फ्रेंड्स क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को मौत की सज़ा सुनाई गई थी जब उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड को, एक्शन को फ्रेंड्स अंजाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए फ्रेंड्स कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। चौरा चौरी की बात करें तो फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922। ठीक है दोस्तों, अगर अलीपुर षड्यंत्र मामले की बात की जाए तो 1908 का है। कब का है दोस्तों? 1908 का है। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? विच ईयर डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? आपके ऑप्शन हैं 1928,
1923, 1919, 1928 या 1925? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो भारत आया था वह आया था 1928 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि क्यों आया था, तो फ्रेंड्स ये आया था जो 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए आया था। अगर बात की जाए कि इसका गठन कब किया गया था, तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था और यह भारत 3 फरवरी 1928 को आ गया था। इस कमीशन को दोस्तों व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में, लेकिन सबसे पहले यह कहाँ उतरा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सबसे पहले मुंबई में आया था। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में आया था, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, संविधान का संशोधन या विशेषाधिकार रिट। तो फ्रेंड्स यह भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है, तो वह ली गई है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। संविधान का संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है 1952, 1954, 1951 या 1953। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में भूमि सुधार अधिनियम के लिए जोड़ी गई थी। 1951 में भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। बात की जाए 10वीं अनुसूची, तो दल बदल अधिनियम दोस्तों 52वां संविधान संशोधन और 1985। क्या दोस्तों? 1985 आपको याद रखना है। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।